बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन साई स्टडी पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है टॉपर के आंसर की के ऊपर, है ना, कि एक टॉपर कैसे लिखता है आंसर कि वो टॉप कर जाता है। वैसे देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ आ रहा होगा आपको, बोर्ड एग्जाम के डेट शीट तक आपने बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, पूरा सिलेबस कर लिया होगा, क्वेश्चंस पेपर कर लिए होंगे सॉल्व आपने, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि भाई पेपर में आंसर कैसे लिखा जाता है। एक बढ़िया आंसर, एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है कि टीचर जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना पूरे मार्क्स दे दे हमारे को। ठीक है, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं कि भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं कुछ, या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे लिखना है, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। वैसे ये जो आंसर जो सीट है ये हिस्ट्री का है। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर है। वैसे हमारा जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो सभी मेन सब्जेक्ट में सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है ना। चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, लिखने का फॉर्मेट सेम ही होता है। बस हिस्ट्री में क्या होता है कि सबसे लॉन्ग जो है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब पॉलिटिकल साइंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ज्योग्राफी में हमारे सबसे लॉन्ग जो होता है 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से बस मार्क्स में अंदर होता है, बाकी लिखने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई उसमें एक निष्कर्ष तो हमारा चाहिए ही चाहिए, एक कंक्लूजन हमें लिखना ही है। ऐसे ही अगर हिस्ट्री में हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें भी एक कंक्लूजन हमें लिखना ही है ना। तो लगभग सेम फॉर्मेट हमारे को सभी मेन सब्जेक्ट में फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एक टॉपर लिखता है अपना आंसर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये आंसर सीट जो है वो 2022 बोर्ड का है। ठीक है, 2022 बोर्ड में क्या था कि एमसीक्यू का पैटर्न नहीं था। उस समय एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, है ना। 2021-22 का है। उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ था पूरा और 40 नंबर का ये पेपर था। तो इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। हमारे को वैसे भी एमसीक्यू पे ज़्यादा, एमसीक्यू के लिए हमें कोई विशेष फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना होता है। हमारे को मेन जो है वो 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसी के लिए एक विशेष फॉर्मेट को हमारे को फॉलो करना होता है। तो आपको बता दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं पेपर में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपके पास मान लो कि आंसर सीट आ चुका है ना। अब आंसर सीट आया तो आपको पता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड की तरफ लाइन पहले से ड्रॉ होता है, वो लाइन पहले से खींचा होता है ना। राइट हैंड की तरफ नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि राइट हैंड की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करना है। अब ऐसा क्यों करना है, तो इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो भैया कि अगर हम ऐसे इधर भी लाइन खींच देते हैं, इधर पहले से खींचा हुआ, तो हमारा जो पेपर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जो भी हम लिखेंगे तो पेपर उसके बाद थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। दूसरा कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है तो भाई उसके लिए आप इस तरफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपने जगह छोड़ा है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्स्ट्रा वर्क के लिए। दूसरी तरफ इधर जो खाली जगह है यहाँ पे, तो भाई जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो भी आपके पेपर को चेक करते हैं, उनके लिए होता है। मतलब वो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मार्क्स होंगे इधर ही चढ़ाते हो। ठीक है, तो उसके लिए होता है। तो ये चीज़ तो आप सबसे पहले ज़रूर करें। उसके बाद आंसर लिखे कैसे लिखना है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की हम बात करें तो सबसे पहले हम 3 मार्क्स यानी कि जो शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसको हमें कैसे करना है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का एक टॉपिक है, इंग्लिश में है वैसे और मेरे को मालूम है कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ सारा कुछ, आप टेंशन ना लो। जैसे कि ये क्वेश्चन उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में है ना, उद्देश्य प्रस्तावना के महत्व के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन को समझाना है। जैसे कि 2 लाइन में स्टूडेंट ने क्या किया, क्वेश्चन को समझाया, है ना, कि भाई उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान सभा के सामने पेश किया था और इसके जो महत्व है कुछ इस प्रकार से है। ये लाइन उसने लिख दिया, इस क्वेश्चन को पहले उसने समझाया। ठीक है, उसके बाद नीचे उसने क्या किया है, सारे पॉइंट्स, जैसे कि 3 मार्क्स का है तो आप देखेंगे कि 3 मार्क्स में उसने सिर्फ 3 पॉइंट नहीं लिखा है, बल्कि 4 पॉइंट लिखे हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा हमें देना है भाई। ऐसा नहीं है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 3 ही पॉइंट लिखे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप जरूर डालें। ठीक है, बाई चांस अगर एक पॉइंट गलत भी हो जाता है
तो बाकी एक सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और आपको अगर आता है तो ज़रूर करें। अगर 3 ही पॉइंट बन रहे हैं फिर अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहे हैं तो आप ज़रूर डालें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट की एक और खासियत क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, जो भी आंसर उसने लिखा है, आंसर में जो मेन की पॉइंट्स है उसको उसने अंडरलाइन कर रखा है। और ये अंडरलाइन हमें करना है पेंसिल से, पेन से नहीं करना, हमारे को पेंसिल से अंडरलाइन करना है। जैसे कि उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उनके नाम को उसने अंडरलाइन कर दिया है ना। इसमें जो मेन जो शब्द थे जैसे कि इंडिपेंडेंट है या फिर इक्वालिटी है, लिबर्टी जैसे वर्ड्स है, इसको क्या कर रखा है, इसने अंडरलाइन कर रखा है। और मेन जो उद्देश्य प्रस्तावना में जो मेन आंसर जो हमारा होगा यही सारे वर्ड से ही बना हुआ है ना। तो टीचर जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसके पास कीवर्ड जो दिया जाता है पेपर चेक करने के लिए, उसमें मेन की पॉइंट्स ही दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स देता है। तो आप मेन की पॉइंट्स को जब आप अंडरलाइन कर देते हो ना तो उसको अपने आप दिख जाता है ना। वो सीधा मेन हेडिंग जो मतलब आपने जो अंडरलाइन कर रखा है वहीं पे फोकस करेगा और आपको नंबर देते हुए चला जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर सभी आंसर में जो मेन की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि हमारे को लगभग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स या फिर 6 या फिर 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे कर रखा है बच्चे ने, बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया है। भाई इंट्रो देना जरूरी है, कोई भी फिल्म जब स्टार्ट होता है तो उसमें पहले इंट्रो होता है ना। इंट्रो में समझाया जाता है कि भाई फिल्म की स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो आप इंट्रो जरूर दे। इसमें बच्चे जैसे कि ये नमक सत्याग्रह के बारे में ये क्वेश्चन है, तो नमक सत्याग्रह के बारे में इंट्रो में आप क्या बताओगे, नमक सत्याग्रह क्या था, कब शुरू हुआ था, है ना, किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे उसने पूरी बात बता रखी है भाई, जो ये नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुआ था, है ना। 78 वॉलेंटियर्स जो थे उनके साथ महात्मा गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। और कितने मील की यात्रा की थी उन्होंने, लगभग 240 मील की यात्रा की थी। इंट्रोडक्शन में है। उसके बाद नमक सत्याग्रह के कारण लिख दिया, कारण में भाई बीच में फ्लो चार्ट बना दिया। अब देखो फ्लो चार्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपके आंसर शीट को। ये फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं, फ्लो चार्ट में मेन की पॉइंट्स को हम दिखा देते हैं, यही मेन रीजन होता है फ्लो चार्ट को बनाने का। जो भी आपके पास हेडिंग्स होंगे उस हेडिंग्स को आप फ्लो चार्ट में दिखा दो, ठीक है। तो यही काम बच्चे ने भी किया है भाई। नमक सत्याग्रह के जो भी कारण थे उसको साइड में फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रखा है। और नीचे आपको जो भी यहाँ पे फ्लो चार्ट में जो भी हेडिंग आपने बनाए हैं उसको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि हमारा भाई 8 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। तो आप फ्लो चार्ट में जो भी हेडिंग बनाएंगे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, जैसे कि बच्चे ने बहुत ही अच्छे से नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख पाएंगे, ठीक है। सभी पॉइंट्स को नीचे एक्सप्लेन किया उसने, हेडिंग्स को, ठीक। अब 8 मार्क्स में एक चीज़ आप और ज़रूर ध्यान रखें, जैसा कि इस बच्चे ने किया भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंक्लूजन, ये ज़रूरी है भैया। कम से कम एक मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर तो भाई आपको कंक्लूजन लिखने के ही मिलेंगे। ये काम आप ज़रूर करना। सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो हमारा ज्योग्राफी है, उसमें आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप कंक्लूजन जरूर लिखिए। अब ये कंक्लूजन होता क्या है, तो कंक्लूजन होता है जो भी आपने आंसर लिखा है ना, आंसर को लिखने के बाद आपने क्या सीखा, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, है ना। आपको निष्कर्ष खुद से बनाना होता है, अपने समझ से बनाना होता है। तो यही तो एग्जामिनर यही तो देखना चाहता है, जो पेपर चेक करे वो देखना चाहते हैं कि बच्चे ने कहीं रटाया तो आंसर नहीं लिखा है। निष्कर्ष से पता लगेगा कि बच्चे ने वास्तव में चीज़ों को समझा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर करिए, है ना। तो ये तो भैया हो गया पेपर में आंसर लिखने का एक तरीका, मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर जो हम पेपर करेंगे, है ना, तो क्या क्वेश्चंस को हमें सीक्वेंस में करना चाहिए, जैसे कि सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन में हमारे पेपर को बांटा जाता है ना। सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन नंबर होते हैं, है ना। तो हमें क्या पहले क्वेश्चन 1 करना चाहिए, फिर 2 करना चाहिए, फिर 3 करना चाहिए, इस तरीके से सीक्वेंस में करना चाहिए, या फिर आगे पीछे भी हम कर सकते हैं।
तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर को सीक्वेंस में ही करना है ना। आप सेक्शन उठाए, जैसे कि पहले आपने अगर सेक्शन बी उठाया ना, सेक्शन बी को उठाओ, पूरे सेक्शन बी को एक साथ ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर आप सेक्शन सी को उठाओ, पूरे सी को ख़त्म कर दो। फिर सेक्शन डी को उठाओ, डी को ख़त्म कर दो। फिर ए करना चाहते हो, ए को उठाओ, ए को ख़त्म करो। अब ऐसा भी मत करना कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आखिर वाले पेज पे किया है, क्वेश्चन नंबर आखिर वाला सबसे पहले पेज पे कर दिया तुमने, है ना। 34वां क्वेश्चन मान लो, 34वां या 33वां क्वेश्चन आपने पहले पेज पे कर दिया और पहला क्वेश्चन सबसे आखिर में किया है। बीच में इधर से उधर से जहाँ मर्जी से क्वेश्चन को उठाया और लिख दिया। ये काम मत करना। इससे क्या होगा भाई, एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो जाएगा, जो तुम्हारे पेपर चेक कर रहा है उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो नंबर फिर काटेगा, ठीक है। हमें उसके माइंड के साथ भी तो खेलना है ना, ठीक है। उसको भाई, उसको भी तो पैसे बनाने हैं यार। उसको लगभग एक पेपर चेक करने के साथ 30 या 35 रुपये मिलते हैं, उसको धराधर चेक करना है। अब उसने देख लिया कि भाई तुम्हारा आंसर बिल्कुल क्रम अनुसार जा रहा है, सब कुछ तुम बढ़िया लिख रहे हो, पहले पेज से ही तुमने अच्छा आंसर, अच्छा प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया है, आखिर तक तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तो नंबर देता जाएगा। फिर उसका हाथ रुकेगा नहीं, नंबर देता जाएगा। अब ये भी मत करना कि भाई स्टार्टिंग में ही आपने काटा पीटी कर दिया, बहुत सारे मतलब लाइनें तुमने काट रखी है, काटा पीटी कर रखी है और बाद में तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तो इससे भी भाई गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर तुम्हारे कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक सवाल और बच्चों के मन में होता है कि भैया राइटिंग क्या सही में राइटिंग के बेनिफिट है? अगर अच्छी राइटिंग है तो क्या मेरे को फ़ायदा मिलेगा, और मेरी राइटिंग और अगर बहुत ख़राब है तो क्या मेरे मार्क्स कट जाएंगे? देखो, अगर आप दिखने में अच्छे हो तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता है ना। तो ऐसे ही अगर आप पेपर में बढ़िया लिख रहे हो, आपका पेज बहुत सुंदर दिख रहा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, तो बेनिफिट तो मिलेगा भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग अगर ख़राब है तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंसर की पे स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, आंसर की के ऊपर जो भी उनके पास एग्जामिनर के पास पहुंचता है तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि राइटिंग के मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। बस राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, आपने क्या लिखा है वो समझ में आ रहा है, बस बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके 97 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वैसे थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, थ्योरिकल कम है, मतलब न्यूमेरिकल लगभग मैं बोलूँ तो 30% होता है न्यूमेरिकल, बाकी 70% थ्योरिकल ही होता है, ठीक है। तो उसमें इसके 97 मार्क्स आए इकोनॉमिक्स में और उसकी राइटिंग बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब, ठीक है। लेकिन आ गई। लेकिन ये बात था कि भाई कम से कम वो जो लिखता था वो समझ में आ जाता था। तो आपकी राइटिंग बस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आंसर की के बारे में, मतलब कि टॉपर का कॉपी कैसा होना चाहिए, एक टॉपर कैसे लिखता है अपना आंसर, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बाकी अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि भैया ये मेरा सवाल है, इसका जवाब आप दे। मेरे पास टाइम होगा मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी भाई रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे बहुत ही फाड़ू तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। आप लोग बस रोशन शाह स्टडी पॉइंट से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।